वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा प्रोटिस्टा किंगडम का लास्ट ग्रुप जो है प्रोटोजोआ। ठीक है, सो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लस इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इनको फर्दर किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोटोजोआ जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और उसका ग्रीक वर्ड क्या है, प्रोटोस। ठीक है, प्रोटोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, जून का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, प्रोटोस प्लस जून, ठीक है, जिससे मिलके बना है प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी फर्स्ट एनिमल जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ एनिमल्स की। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी पढ़ ली है, स्लाइम मोल्ड्स पढ़े हैं, यूग्लिनर्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, कि एल्गी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, प्लस यूग्लिनर्ड है जो प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कुछ ऐसे पढ़े हैं जो फंजाई है, लेकिन जो फर्स्ट एनिमल है वो कौन से ग्रुप में आते हैं, प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर आते हैं। और प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो किससे मिलके बना है, प्रोटोस प्लस जून। ठीक है, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी फर्स्ट एनिमल या प्रिमिटिव एनिमल जो है वो कौन से हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन जो है ये सिंगुलर वर्ड है इसका। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ये जो फर्स्ट एनिमल है या प्रोटोजोन्स है या प्रोटोजोन्स हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे प्लस इनके एग्जाम्पल्स में से हमें 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। और ये प्रोटोजोन्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। तो प्रोटोजोअन जो है या प्रोटोजोआ जो है या प्रोटोजोअन्स जो है, उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने किया था, सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। अब आता है कि प्रोटिस्टा किंगडम में आ रहे हैं। ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल है तो ये कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, प्लस कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रोटोजोअन्स जो है वो नाम किससे मिलके बना है, प्रोटोज, यानी फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैसे रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, तो ये सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत में, है ना, मतलब जैसे अकेले मिल रहे हैं, एक किसी के साथ भी एग्रीगेशन नहीं करते, एसोसिएट नहीं होते। ठीक है, कॉलोनी के अंदर ये होता है कि कॉमन मैट्रिक्स के अंदर ये धसे हुए होते हैं एक साथ। ठीक है, एम्बेडेड रहते हैं, तो ये कॉलोनियल फॉर्म होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेकेड होते हैं, इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो है यानी जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं है, इसलिए इनकी बॉडी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, इसीलिए तो ये प्रिमिटिव एनिमल है। इनका जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लैक ऑफ सेल वॉल, तो क्या कहेंगे कि इनकी बॉडी कैसी होती है, नेकेड होती है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जी या कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, पेलिकल से कवर्ड रहती है, प्लस या कुछ एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो पेलिकल और एक्सोस्केलेटन का मतलब ये नहीं होता कि उनकी बॉडी रिजिड हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यूग्लिना पढ़ाया था जब, कि पेलिकल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, तो वो इतना चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो शेप है या एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लोकोमोशन में हेल्प जरूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये फ्री किस तरह से रहते हैं, कि ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, किसी और जो ऑर्गेनिज्म है या कोई अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, प्रोटोजोन्स में मिलता है, प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटोजोन्स में मिलता है। तो क्या होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आ रहा है यानी यूकैरियोटिक है, प्लस कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनकी बॉडी की जितनी भी नेसेसरी फंक्शन है वो कहाँ हो रहे हैं, वो सिंगल सेल से ही हो रहे हैं। तो एक सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्मी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मी होगा, जितने भी वेल ऑर्गेनाइज क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो यानी एक ही सेल के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी नेसेसरी फंक्शन है वो एक ही सेल से होते हैं, इसीलिए ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और वो किस में मिलता है, ये प्रोटोजोन्स में मिलता है। ओके,
नेक्स्ट आता है कि साइज़ कितना होता है, तो साइज़ होता है आपका कि 5 to 250 माइक्रोमीटर डायमीटर हो सकता है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी कैसी होती है, नेकेड होती है या इनकी बॉडी पे पेलिकल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। कुल मिला के ये है कि लैक ऑफ सेल वॉल होता है, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये बॉडी कैसी होगी, एसिमेट्रिकल टाइप की होगी, यानी उनका शेप जो होगा फिक्स कोई शेप नहीं होगा। तो जब किसी एनिमल का कोई फिक्स शेप नहीं होता, किसी ऑर्गेनिज्म का फिक्स शेप नहीं होता, तो क्या होता है उसमें सिमेट्री भी अलग अलग टाइप की होगी, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर जो आने वाले एनिमल्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है, फर्स्ट होती है कि वो एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल यानी कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी तरह से हो सकता है। स्फेरिकल सिमेट्री यानी सर्कल होता है, वो क्या होता है, एक आप सेंटर से डालें, चारों तरफ जितनी भी आप रेडियस खींचोगे यानी इक्वल पार्ट्स में वो स्फेरिकल सिमेट्री शो करेंगे, ठीक है। ये आपके पास बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब क्या होता है कि यदि आप सीधी एक डायरेक्शन में एक सीधी लॉन्गिट्यूडनल यदि आप लाइन खींचो तो वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो सिमेट्री कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। सबको पता है कि अमीबा जो है उसकी इररेगुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यदि अमीबा की हम सिमेट्री देखें तो वो हमेशा एसिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है। जिसका फिक्स शेप नहीं है उसकी सिमेट्री कैसे आप नोट करोगे? ये थोड़ी देर में इस शेप का है, थोड़ी देर में हो सकता है वो इस गोल हो जाए, थोड़ी देर में हो सकता है वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाए, लंबा हो जाए। तो इररेगुलर शेप होती है किसकी? अमीबा की। तो यदि इसको हम किस तरह से सिमेट्री करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे हम सेंटर में भी करते हैं तो क्या होगा, इधर का पोर्शन अलग हो जाएगा, इधर का पोर्शन अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये जितनी भी सिमेट्री या ये जितने भी पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं वो सब कैसे होगा, अलग अलग साइज के होंगे, इसीलिए इनमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, कोई सिमिलरिटी नहीं होती। इसलिए इस तरह का जो पैटर्न होता है उसे कहा जाता है एसिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। और अब बात करती हैं हम स्फेरिकल सिमेट्री की, कि ये कोई राउंड शेप है, ठीक है, इसके बीच में हम सेंटर बनाते हैं। एक आपने रेडियस इस तरह से बनाई, ठीक है, आपने इस तरह का डायमीटर खींचा। अब आप इस सेंटर से यदि इसको आप इस तरह से पार्टीशन करते हैं तो हर पार्टीशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो कहलाती है स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि यदि आप इसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यानी एक लंबी लाइन खींचोगे, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल साइज में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो क्या कहलाती है, बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है, यानी दोनों पार्ट्स जो हैं वो कैसा होगा, इक्वल हो जाते हैं, जितना इधर है जितना उधर हो जाएगा। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। ये है स्फेरिकल सिमेट्री कहलाती है, और जो जिसके अंदर इररेगुलर शेप होते हैं और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, अनइक्वल होते हैं, वो क्या, वैसी सिमेट्री क्या कहलाती है, एसिमेट्री कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन। एनिमल्स हैं, एनिमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर कितने लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी वापस पढ़ते हैं कि ये है, अब लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सूडोपोडिया। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया, ठीक है। प्लस होता है आपके पास में फ्लैजिला और होता है सिलिया, ठीक है। तो सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सिलिया के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है प्लस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर भी मिल सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोन्स है, या बोल सकते हैं जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो कैसी हो सकती है, या तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, या फिर एक से ज़्यादा होगा, या दो भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर भी इनकी सेल मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि साइटोसोम और साइटोपाइक जो है वो एब्सेंट होते हैं। साइटोसोम और साइटोपाइक का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोन्स क्या है, एनिमल्स है, फर्स्ट एनिमल है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि आपका एक्चुअल जो माउथ है या इसका एंटीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो आप नहीं बता सकते। तो ऐसी जो है वो स्पीसीज कम है, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, ठीक है। तो साइटोसोम का मतलब जो है आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक क्या है, माउथ है, और साइटोपाइक का आप क्या ले सकते हैं कि ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, या इसको एक्ट करता है एज ए एनस, ठीक है।
फिर आता है कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो प्रोटोजोन्स के अंदर जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक हो सकता है। होलोजोइक का मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में फूड को लेते हैं, उनकी बॉडी जो है वो डाइजेशन करती है, स्मॉलर पार्ट्स में उनका डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, उसके बाद में उनको उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है होलोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट आता है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस से आपका क्या करते हैं, इनको एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस तरह से उनको एनर्जी मिलती है। सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक का मैं वैसे ही बता चुकी हूँ। फिर समझते हैं कि सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन से जो एनर्जी मिलती है वो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सैप्रोफिटिक कहलाता है। डीके मैटर से जिनको एनर्जी मिल रही है, फूड मिल रहा है, ठीक है, वो एनिमल्स कहलाते हैं सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। मैंने आपको बताया कि पैरासिटिक का मतलब वो अपनी सर्वाइवल के लिए किसी और की बॉडी पर रहते हैं, या तो अंदर रह रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, या उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। अल्टीमेटली उनका खुद का कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ और अपनी लाइफ को चलाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा जो लाइफ होता है वो क्या कहलाता है, पैरासिटिक लाइफ कहलाती है। ठीक है, तो ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मैंने अभी आपको बताया कि होलोजोइक होता है, होलोफिटिक होता है, सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी एनिमल्स है तो वो अपनी बॉडी के खुद एंजाइम प्रोड्यूस करता है। सिंगल सेल प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी काम हो रहा है, जितने भी नेसेसरी फंक्शन है वो किस में होते हैं, किससे सेल कैरिड आउट हो रहे हैं, सिंगल सेल जो है वो काम करती है। इसीलिए क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वो अंदर लेते हैं, उनके एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, वो उसका डाइजेशन करते हैं और उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंदर प्रोटोजोन्स के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, पेरीफेरी के साइड में जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। ठीक है, अंदर की साइड में जो आपका सेंट्रल जो पोर्शन है उसके अंदर मिलने वाला जो आपका साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक सिंगल सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होगा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर तो नॉर्मल बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो और वो कौन सा मेथड होता है, तो डिफ्यूज़न मेथड के ज़रिए या डिफ्यूज़न मेथड से रेस्पिरेशन होता है, किसके अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो भी नॉर्मल होगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, कोई उसके अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई जो एक्सक्रीशन होगा वो भी कैसे होगा, नॉर्मल बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक का मतलब होता है कि उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत हार्मफुल होता है और उसको डाइल्यूट कंडीशन के अंदर ही बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, डाइल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, इसीलिए क्या होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी क्या यहाँ कंडीशन है, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो मराइन वाटर में मिलते हैं प्लस जो पैरासाइट है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। इस वैक्यूल का क्या काम होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, जो आपकी सराउंडिंग है उससे आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स है और आपके जो फ्लूइड्स है उनको बैलेंस करने का काम करता है। कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। और नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल मोड भी हो सकता है और सेक्सुअल मोड भी होता है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंपलेस्ट जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिशन, कि एक सेल है वो मल्टीपल जो सेल्स है उसके अंदर भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बडिंग के होता है कि एक सेल है उसके ऊपर बड बनता है और जो बड के जरिए क्या होता है, बड जो है धीरे धीरे ग्रो करती रहती है और उसके बीच में एक सेप्टा आ जाता है, वो अलग हो जाती है पेरेंट सेल से और एक नई सेल बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है बडिंग का।
नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लस होता है कॉन्जुगेशन होता है। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम इन सब के बारे में उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एंसेस्टमेंट प्रेजेंट होता है। एंसेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनाने की एबिलिटी होती है, वैसे ही प्रोटोजोन्स के अंदर भी क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो वो अपनी जो बॉडी होती है उसको एक सिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एक सिस्ट के अंदर वो बंद हो जाते हैं या पैक कर लेते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सेल होती है इसको बोलते हैं एनसिस्टेड सेल, ठीक है। तो एनसिस्टमेंट भी प्रेजेंट होता है ताकि वो एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि उनके अंदर रीजनरेशन की क्वालिटी होती है या एबिलिटी होती है। यदि हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वो पोर्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है वो पोर्शन क्या करता है, जो रेस्ट जो भाग कट चुका है, जो हट चुका है, उसको रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि वही पार्ट रीजनरेट कर पाएगा जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इसको बोल दिया जाता है कि उनमें रीजनरेशन की क्वालिटी या एबिलिटी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनको इमॉर्टल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इमॉर्टलिटी का क्या होता है कि वो मरते नहीं है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, प्लस उनकी सिंगल सेल स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जर्म सेल है कि ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। यानी ये गैमेट है कि ये जो है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि ये इसका नॉर्मल वेजिटेटिव पार्ट है, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी तरह का वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता, इसीलिए प्रोटोजोन्स को क्या कहा जाता है, इमॉर्टल भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट जो उन्होंने ये भी बोला है कि ये ना तो मरते हैं ना ये बढ़ते हैं, बढ़ने इन द सेंस ना तो ये ओल्ड होते हैं और ना ये मरते हैं, इसीलिए भी इनको क्या कहा जाता है, इमॉर्टल कहा जाता है। बेसिकली इमॉर्टल कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, संसार में, यदि कोई इमॉर्टल नहीं होता, लेकिन इनको एक कहा जाता है, एक कह सकते हैं कि एक नॉर्मल टर्म में समझने के लिए हम बोल देते हैं कि ये इमॉर्टल है। क्यों, क्योंकि नो डिफरेंशिएशन इज फाउंड बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जर्म सेल, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम को भी फर्दर इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है मेस्टिगोफोरा, सेकंड होता है आपका सार्कोडिना, थर्ड होता है आपका स्पोरोजोआ और फोर्थ होता है आपका सिलियोफोरा, ठीक है। तो प्रोटोजोअन्स जो हैं या प्रोटोजोआ जो ग्रुप है उसको कैसे किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे। सबसे स्पेशल जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एनिमल्स का कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं। तो लोकोमोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर है तो उन पैर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैजिला होता है, सूडोपोडिया होता है और सिलिया होता है। तो उन्हीं के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो मेस्टिगोफोरा जो फर्स्ट ग्रुप है वो उनको क्या कहते हैं, फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिलम होगा या फ्लैजिला होगी, ओके। नेक्स्ट आता है सार्कोडिना, सार्कोडिना को बोलते हैं अमीबॉइड ग्रुप, ठीक है। इन सार्कोडिना जो फाइलम है या जो क्लास है इसके अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमीबॉइड शेप होते हैं या अमीबॉइड कहा जाता है उनको, ठीक है। कंबाइंडली क्या कहा जाता है, अमीबॉइड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, अमीबा। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या है सार्कोडिना ग्रुप का, अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोआ जो है वो पैरासाइट होते हैं, यानी इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जितने भी पैरासाइट्स हैं उनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। वो क्या करते हैं, या तो बॉडी के ऊपर रहेगा या अंदर रहेगा, यानी वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अपना सर्वाइवल किसी और पे डिपेंड करता है उनका, ठीक है। तो उनको अपने खाने के लिए, जीने के लिए किसी और की सेल की ज़रूरत है, किसी और की बॉडी की ज़रूरत है। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं, जब जाना ही नहीं तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। तो जितने भी पैरासाइट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्पोरोजोआ क्लास में आते हैं या स्पोरोजोआ ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेटिव है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम, आप स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम अलग चीज़ होती है और यहाँ प्लाज्मोडियम ये अलग चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ प्लाज्मोडियम का नाम क्या है, ये पैरासाइट है, ये प्रोटोजोअन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा को क्या बोल सकते हैं हम, सिलिएट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सिलिया होगा या सिलियम होते हैं, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सिलिएट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है,
बहुत इजी है, मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि अमीबॉइड मोशन हो रहा है तो क्या मतलब होता है कि उसके अंदर सूडोपोडिया बन रहे हैं। तो अमीबा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैस्टिकोफोरा जो है फ्लैजिलेट्स है, तो फ्लैजिलेट्स के अंदर ये क्या होते हैं कि लीशमैनिया है, आपका ट्रिपनोसोमा है, जियार्डिया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखिएगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्लैजिलेट्स के, कि लीशमेनिया, ट्रिपनोसोमा और जियार्डिया, इनके अंदर जो है वो फ्लैजिलम या फ्लैजिला मिलती है, एक भी मिल सकती है, दो भी, ठीक है। तो इनके अंदर फ्लैजिला होती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं फ्लैजिलेट्स। अमीबा जो है वो अमीबॉइड, नेचुरल सी बात है। जो आपका प्लाज्मोडियम है वो पैरासाइट है, स्पोरोजोन्स कहलाता है, प्लस सिलियोफोरा सिलेट्स क्या कहलाएंगे, आपके पैरामीशियम कहलाता है, ठीक है। ये जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ सिर्फ हम इनके सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो प्रोटोजोआ जो है उनको इन 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फ्लैजिलेट्स होते हैं, अमीबॉइड्स होते हैं, प्लस पैरासाइट होते हैं और सिलेट्स होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं आता। दूसरा, किसके अंदर फ्लैजिला है, किसके अंदर सिलिया है, किसके अंदर लोकोमोशन सूडोपोडिया से हो रहा है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इसका क्लासिफिकेशन। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। प्रोटोजोआ के साथ ही हमारा प्रोटिस्टा किंगडम भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया किंगडम जो है फंजाई, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।